नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम विज्ञान का छठा पाठ पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहले अभिक्रियाओं को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उनकी विशेषताएं, उनसे क्या चीज व्यक्त होती है क्या नहीं होती, इनके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है संयुग्मन अभिक्रिया। तो जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि संयुग्मन का मतलब है कि कुछ तत्वों का, यौगिकों का या जो है उनका युग्मन हो जाना, अर्थात उनका संयोजित हो जाना, उनका जुड़ जाना। तो इस प्रकार से हम संयुग्मन अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिन अभिक्रियाओं में आपके पास या तो दो या दो से अधिक तत्व, यानी तत्व एक प्लस तत्व दो मिलकर के क्या बना ले, एक नया यौगिक बना ले। ठीक है बच्चों, नया यौगिक बना ले, यानी तत्व और तत्व मिलकर के क्या बना ले, एक यौगिक बना ले। या तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर हमारे पास कोई यौगिक हो और एक और यौगिक हो, यानी यौगिक एक और एक यौगिक दूसरा हो, तो दो यौगिक मिलकर के क्या बना ले, एक यौगिक बना ले। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं, जैसे सिंबॉलिक रूप से इसको अपने देखें कि मान लीजिए आपके पास एक तत्व या एक यौगिक ए है और दूसरा एक तत्व या यौगिक हमारे पास बी है। यदि वो दोनों अभिक्रिया करके ए बी बना लेते हैं, तो इस प्रकार से इन दोनों से एक उत्पाद बन रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसकी बहुत सारी समीकरण आप आराम से ले सकते हैं। जैसे आपको पता है कि सिंपलेस्ट इक्वेशन में हम कार्बन को यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं या कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से कार्बन जो है आपके पास एक ठोस था, सॉलिड था, और इसको हमने जो गैस यानी अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास जो है वही गैस बन गई। ठीक है, तो इनकी फिजिकल स्टेट आप इनके यहाँ पर लिख सकते हैं। और संतुलित यदि हम करें तो क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ भी दो ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से एक उत्पाद बन गया यहाँ पर। ठीक है, एक उत्पाद बनाए यानी एक यौगिक बनाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं सारी क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार और भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को यदि आप क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो आपके पास क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ये बन गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से यहाँ भी एक उत्पाद बनता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रिया। इसी प्रकार यदि आपके पास मान लीजिए एक यौगिक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, यदि हम इसको जल से अभिक्रिया कराते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, CaOH की ट्वाइस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दो यौगिकों से क्या बन गया, एक यौगिक आपके पास बन गया। तो यहाँ पर भी ये समीकरण संतुलित अवस्था में है। तो इस प्रकार से वे सभी अभिक्रियाएं जिनके अंदर दो यौगिक मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं या दो तत्व मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं, तो वो सभी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो एक आदि हम कोई कार्बनिक अभिक्रियाएं भी ले सकते हैं। जैसे कार्बनिक अभिक्रिया लेते हैं अपने, यानी कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया लेते हैं, कार्बनिक अभिक्रिया। तो कार्बनिक अभिक्रिया हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एथीन है। एथीन बच्चों इस प्रकार से होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया हमारे पास एथीन, या इसको एथिलीन भी कहते हैं। तो यदि हम इसको हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकिल के पाइप से यदि गुजारते हैं, ठीक है, गर्म तापमान पर, तो गर्म पाइप में से गुजारते हैं निकिल की पाइप में से, तो ये क्या बना लेती है, एथेन बना लेती है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस प्रकार से क्या बना लेती है, एथेन बना लेती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि
एथिलीन कहें या तो इसको अपने, या एथीन भी कह सकते हैं इसको, सीधा एथीन भी कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को एक नाम से जानते हैं, हाइड्रोजनीकरण, यानी इसको इस अभिक्रिया का नाम देते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो इस प्रकार एथीन के हाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, एथेन बनता है, यानी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनने की जो प्रक्रिया है, यह हाइड्रोजनीकरण की हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आप इन उदाहरणों से देख सकते हैं, समीकरण लिख लिख के याद किया करें, तो ये आपको आराम से याद हो सकती है। इसके बाद हम लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, विस्थापन का मतलब हो गया कोई चीज को हटा करके उसकी जगह दूसरी चीज रखना, ठीक है, ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कोई एक तत्व या यौगिक जो वो किसी दूसरे को उसमें से हटा देता है, किसी भाग को, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम विस्तार से समझते हैं, जिसमें दो प्रकार के विस्थापन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गई एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी होती है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। तो एकल विस्थापन में जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक विस्थापन होता है, तो आप एक सिंबॉलिक रूप से, यानी हम नमूने के रूप में लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक यौगिक ए बी है और ये किसी अन्य यौगिक या तत्व से अभिक्रिया कर रहा है, सी से एक तत्व से अभिक्रिया कर रहा है। तो इसमें होता ये है कि जैसे आपके पास ये एक यौगिक है, इसमें से ये एक यौगिक है जिसमें दो तत्व भाग ले रहे हैं, ये अकेला तत्व है। तो इसमें होता ये है कि यदि ये जो यहाँ जो एक तत्व है वो यदि इनमें से किसी एक तत्व से अधिक क्रियाशील है, तो उसको हटा करके यहाँ खुद यौगिक बना लेता है और एक नया यौगिक बना लेता है, और फिर जो हटाया गया तत्व है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार ये देखेंगे, मान लीजिए आपके पास बी जो है वो सी से कम रिएक्टिव है, ठीक है, मान लीजिए ये अधिक रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। तो फिर क्या करेगा, ये सी जो है इसको यहाँ से हटा देगा, तो खुद इसके साथ यौगिक बना लेगा, यानी ए सी बना लेगा, और बी को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार से ये एक विस्थापन हो गया आपके पास। और यदि हम द्वि विस्थापन की बात करें, तो चलो इसके पहले कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे एकल विस्थापन की का उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे आप ये देखते हैं कि जैसे CuSO4, यदि आप इसकी अभिक्रिया जिंक से कराते हैं, ठीक है, जिंक यानी ये आपके पास हो गया कॉपर सल्फेट, ये हो गया कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम जब कराते हैं जिंक से, ठीक है, तो जिंक से यदि अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होता है कि जिंक जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ठीक है, यानी जिंक जो है वो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, क्रियाशीलता जो है वो जिंक की ज्यादा है, यानी जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, यानी ज्यादा सक्रिय है, इसकी सक्रियता ज्यादा है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहां से रिप्लेस कर देगा और खुद इसके साथ यौगिक बना लेगा, यानी क्या बना लेगा, ZnSO4, और कॉपर इसमें जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या बन गया, जिंक सल्फेट। तो ये जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर यहां से क्या हो जाएगा,
अलग हो जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से कॉपर अलग हो गया, विस्थापित हो गया, तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया को एक और उदाहरण से हम देख सकते हैं कि यदि आपके पास कॉपर सल्फेट का, जैसे हमारे पास ये एक विलयन है मान लीजिए कॉपर सल्फेट का, और यदि इसके जलीय विलयन के अंदर हम लोहे की एक कील डाल देते हैं, ठीक है, एफ यानी लोहा होता है, तो ये लोहा हो गया, और लोहा किस रूप में मान लीजिए वो कील के रूप में, किसके रूप में, कील के रूप में। तो क्या होता है कि चूंकि लोहा जो होता है यानी Fe जो है वो भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये Fe क्या करता है, इसको यहां से रिप्लेस कर देता है, खुद क्या बना लेता है, FeSO4, यानी ये बना लेता है फेरस सल्फेट। ठीक है, ये बन गया आपका फेरस सल्फेट, और यहां से कौन मुक्त हो गया, कॉपर यहां से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो आप यदि देखेंगे कि जब कील को बाहर निकालेंगे उस विलयन से, कुछ देर बाद आप ये देखेंगे कि वो ऐसी लगेगी जैसे तांबे की कील लगेगी आपको, क्योंकि वो जो कील है आपकी, जो कील होगी आपकी, इसके ऊपर क्या होता है कि तांबे की परत चढ़ जाती है, तो वो तांबा जो मुक्त होता है उसको परत के रूप में चढ़ जाता है, तो आपको लगेगा कि तांबे की कील बन गई है, तो मुक्त हुआ तांबा उसके ऊपर परत के रूप में चढ़ जाता है। इस प्रकार से इसने यहां से, इस कॉपर ने क्या किया, इस लोहे ने या Fe ने क्या किया, यहां से इसको जो है यहां से प्रतिस्थापित कर दिया यहां से। इस प्रकार से ये एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है आपके पास, यानी एक विस्थापन होता है इसमें, एक सक्रिय तत्व जो है वो कम सक्रिय तत्व को जो है उस यौगिक में से हटा देता है। फिर हम बात करते हैं दूसरी द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें दो विस्थापन होते हैं। तो जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक यौगिक AB है, इसकी अभिक्रिया मान लीजिए CD से हो रही है, पर रूप में देखते हैं, सिंबॉलिक रूप से देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहां से एक जो है तत्व तो A है वो उसको C को हटा देगा, और C किसको हटा देगा, A को हटा देगा। इस प्रकार से C जो है B के साथ यौगिक बना लेगा, CB, और जो A है वो C के स्थान पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AD। तो यहां पर दो विस्थापन होंगे, क्योंकि C ने A को विस्थापित कर दिया और A ने C को। तो इस प्रकार से ये अपने सिंबॉलिक रूप से इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। फिर हम देखते हैं इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा, समीकरणों के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया CuSO4, जैसे कॉपर सल्फेट हमने अभी ली थी, तो कॉपर सल्फेट की यदि हम NaOH से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है, इसको देखो मैंने पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से इनके यौगिक बनते हैं, तो आप इनको एक बार मैं फिर बताता हूं आपको कि इसके जो आयन होते हैं, तो आपको पता है कॉपर सल्फेट में Cu जो है इसकी संयोजकता +2 होती है, और SO4 की संयोजकता -2 होती है, क्योंकि सल्फेट आयन है, ये कॉपर आयन है। और NaOH में Na जो होता है Na+1 होता है, सोडियम आयन होता है, और OH -1 होता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो इनमें होता क्या है कि ये इसको रिप्लेस करता है, यानी ये इसको यहां से, यानी जो कॉपर है वो इसको यहां से रिप्लेस कर देता है, और ये वाला इसकी जगह रहता है यहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार जो नया यौगिक बनेगा वो किस किस को लेके बनेगा, Na+1 और SO4 -2 से बनेगा। तो आपको पहले मैंने बताया था वीडियो में बना करके कि ये इनकी संयोजकताएं जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां जो बनेगा वो होगा Na2SO4, और ये कॉपर जो यहां आ जाएगा तो ये Cu+2 जो है वो किससे अभिक्रिया करेगा, OH-1 से करेगा। तो इनके जो है ये संयोजकताएं वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो Cu के +1 लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, OH जो है वो हो जाएगा यहाँ पर ट्वाइस, क्योंकि ये वाली संयोजकता इसके
क्योंकि ये द्विपरमाणुविक आयन है तो यहाँ पर अपने ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपके पास उत्पाद क्या बने, एक तो बन गया Na2SO4 और एक हमारे पास बन गया CuOH की ट्वाइस। अब ये कि इसके नाम क्या होंगे, तो नाम बच्चों आयनों के नाम रहते हैं। तो ये सोडियम है और ये सल्फेट है, तो ये तो बन गया आपका सोडियम सल्फेट। तो यदि आपको आयनों के नाम याद हो तो कोई मुश्किल नहीं आपको यौगिकों के नाम लिखने में। और यहां पर हम जानते हैं कि ये कॉपर है, तो ये हो गया आपका कॉपर, और OH जो होता है हाइड्रोक्साइड होता है, तो कॉपर, तो ये बनने वाला यौगिक हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 विस्थापन हो गए, क्योंकि कॉपर ने सोडियम को कर दिया और सोडियम ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक और समीकरण है, मान लीजिए AgNO3। यदि हम इसकी अभिक्रिया कराएं KCl से, यानी पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएं, तो AgNO3 होती है सिल्वर नाइट्रेट। ये आपका सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट है ये आपके पास, और ये है पोटेशियम क्लोराइड। तो इनसे अभिक्रिया होगी तो आप जानते हैं कि पोटेशियम जब Ag को प्रतिस्थापित करेगा तो पोटेशियम की भी एक संयोजकता होती है, तो ये बन जाएगा KNO3 और ये बन जाएगा AgCl। तो एक तो बनेगा आपके पास AgCl और साथ में बनेगा KNO3। तो आप जानते हैं ये सिल्वर है, ये क्लोराइड है, इसका नाम तो हो गया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और इसका नाम बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपको आयनों के नाम याद हो तो आप आराम से यौगिकों के नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां भी देखा कि पोटेशियम ने सिल्वर को और सिल्वर ने पोटेशियम को प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से हमें जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। अब इसके आगे की वीडियो में जो है अपने पढ़ेंगे, यहां से इसको थोड़ा सही लिखते हैं, KCl, और ये संतुलित अवस्था में है ये, और ऊपर वाली समीकरण इसको संतुलित अपने को करना है। तो इसको संतुलित करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो है 2 Na है। ठीक है, तो हम यहां भी 2 लगा देंगे, तो इस प्रकार से ये संतुलित हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आज सीखा कि किस प्रकार से संयुग्मन अभिक्रियाएं होती है और एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। आगे की वीडियो में मैं आपको जो है वो अपघटनीय अभिक्रियाएं और कुछ बाकी के जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप इनकी परिभाषा याद किया करें साथ में, यानी नंबर 1 तो आप पहले परिभाषाएं याद किया करें कि संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, और साथ में आप इनकी समीकरण, कम से कम एक समीकरण आप जो है वो अवश्य याद करें साथ में, यानी परिभाषा के साथ आप एक समीकरण आपको याद होनी चाहिए। और समीकरण जो याद करने का तरीका बच्चों यही है कि आप इनको लिख कर याद करें, बार बार लिख कर याद करें आप इनको, और आयनों के नाम याद रखें ताकि यौगिकों के नाम आपको याद रहे। और जो रसायन विज्ञान है उसका एक सूत्र होता है कि रसायन विज्ञान के समीकरणों को जो याद करने का एक ही तरीका है कि आप जब सुबह उठें तो मुंह बाद में धोएं और समीकरण पहले लिख कर देखें, तभी आप इन समीकरणों को याद रख पाएंगे। वरना बहुत सारी समीकरणें जो है वो आप कुछ दिन नहीं देखेंगे तो वो लैप्स हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे का जो अभिक्रिया हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक नमस्कार।